मेरे को नहीं पता इसके बारे में। नहीं पता? नहीं सर। बीमा सखी योजना क्या है? मुझे ये भी नहीं पता सर। नहीं पता? न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते आप? नहीं सर। चलो। एक तो मैडम, जैसे मैंने कल भी बताया था, आप न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा आज। ये बीमा सखी वाला कंसेप्ट है ना, आप मेरी पुरानी वीडियो देखोगे ना, मैंने लगभग 8-10 दिन पहले डाली थी। सर मैंने आज आपकी काफी वीडियोस कवर अप कर ली हैं। हाँ। ये कहीं रह गई होगी तो तो मैंने मैं कल। मैंने उसमें ये बताया था कि भाई जिस दिन मैथ्स वालों के इंटरव्यू होंगे ना 9 तारीख को, उससे 10 तारीख वाला जो भी बच्चा जाएगा उससे इसके बारे में जरूर पूछा जाएगा। तो ओके। आज जैसे जो लड़की थी उससे ये क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो ये पूछा गया बीमा सखी योजना ये है क्या, और ये पूछा गया ये यहीं सोनीपत से ही क्यों शुरू की गई है। नहीं पानीपत। सॉरी, पानीपत से। बेटी बचाओ भी क्यों यहीं से क्यों शुरू की गई थी। ठीक है। तो मैं एक तो पहले ये पूजा वर्मा लड़की थी कोई, जीन से, उसका इंटरव्यू था, उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ बीमा सखी के बारे में। जी। जैसे मैंने जैसे बीमा सखी ये जो योजना है ना, एक मेन तो इसका ये है कि ज्यादा से ज्यादा फीमेल है ना उनको रोजगार देना। टारगेट है इसमें 2 लाख है ना, आने वाले 3 साल के अंदर हमने 2 लाख महिलाओं को रोजगार देना है। ये ओके। इसमें जो LIC है ना, जी। तो LIC की ये स्कीम है। इसके तहत जैसे हमने LIC में एजेंट बनाते हैं ना जो बीमा करते हैं, जी। तो उसमें इसमें एजेंट बनाए जाएंगे महिलाओं को। और हरियाणा हरियाणा से लगभग 25,000 महिलाएं इसके लिए होंगी। और खासकर जो गांव की महिलाएं हैं ना उनके लिए ये है, जी। क्योंकि गांव में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर कम होते हैं। तो उसमें एक तो ये टारगेट रखा गया है कि पहले साल तो हम इनको 7,000 रुपये देंगे, उसके बाद हम इनको अगले साल 6,000, और लास्ट में इनको तीसरे साल 5,000 रुपये देंगे। और ओके। इसके साथ के साथ 2,100 रुपये मंथली भी दिए जाएंगे। और जो हमें बीमा करेंगे उसके बाद जो हमारा इंसेंटिव आएगा वो अलग से। अब ये लगा लीजिए कोई भी लेडी है, अगर ये पार्ट टाइम जॉब लगा लीजिए, 10,000 रुपये उसको घर बैठे मिल जाएंगे। और क्वालिफिकेशन होगी उसकी 10वीं पास। तो ये है ओके। बीमा सखी योजना। और इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका पानीपत से इसकी शुरुआत की है 9 तारीख से। और इसकी शुरुआत पानीपत से इसलिए की क्योंकि इससे पहले जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ना, वो भी पानीपत से शुरू किया गया था। अब वो क्यों किया गया था? कि वहां पे जो फीमेल सेक्स रेशियो है वो बहुत कम था। वहां पे नहीं, जैसे जो हरियाणा। सेंसस हुई थी ना 2011 की, जी। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जितने भी हमारे स्टेट है उसमें से सबसे कम जो सेंसस में सेक्स रेशो आया वो अपने हरियाणा का था। जी। तो इसलिए इसको इम्प्रूव करने के लिए, एक मैसेज देने के लिए यहाँ से शुरुआत की गई थी। और अब उसका फिर पॉजिटिव रिजल्ट भी आया है। अब हमारे हरियाणा का सेक्स रेशो जो बढ़ के 916 हो गया है। ओके। ठीक है। तो आपने इस तरह से ये चीजें बतानी है। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था मिड डे मील के बारे में। ओके। क्या होता है मिड डे मील, बताइए। सर मिड डे मील सेंटर गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके थ्रू जो 9th 10th +1 +2 के जो बच्चे हैं उन्हें स्कूल में लंच ब्रेक के दौरान खाना दिया जाता है। अरे 9-10 के नहीं, ये स्टार्टिंग में प्राइमरी सेक्शन से लेकर 8 क्लास तक है अभी। ओके। ठीक। ठीक है। तो आपने ये बताना है कि प्राइमरी सेक्शन से लेकर 8 क्लास तक है ये अभी। और इसकी जो शुरुआत की गई थी ना 1995 के अंदर तमिलनाडु से शुरू की गई थी। हाँ ठीक है। और उसके साथ ही फिर हरियाणा में भी। हरियाणा में स्टार्टिंग में 7 डिस्ट्रिक्ट थे ना जो, उनमें शुरुआत की गई थी इसकी। ओके। हम्म। तो उसके बाद फिर स्टार्टिंग में तो देखो ये था कि भाई ये कच्चा दिया जाता था राशन इसमें। भाई ओके। चावल दे दिए, गेहूं दे दिया। उसके बाद फिर भाई कुछ जगह पर इसको पका के देने लगे, पका ओके। हुआ। फिर उसके बाद अब तो हरियाणा के सभी स्कूलों के अंदर पक्का पका के राशन दिया जाता है इसमें। ये ओके। है। तो ये ये चीज। हाँ। प्राइमरी से लेके 8 तक दिया जाता है और पहले पहले 1995 था, में देखो पहले तो स्टार्टिंग हुआ प्राइमरी सेक्शन था ये। ओके। उसके बाद फिर हुआ ये 8 क्लास तक। और आगे हो सकता है कि ये 12 क्लास तक भी हो जाएगा लड़कियों के लिए तो। ठीक है। ये है मिड डे मील। ये डिस्टरबेंस आ गई मैडम कोई? ड्रिल वाला आया हुआ क्या? घर में काम चल रहा है?
एक सेकंड सर, एक सेकंड। ठीक है। जी मामा सर। शायद किचन में कुछ काम करने लग रहे थे। जी ठीक है। चलो, ये बताइए जैसे अब मिड डे मील है, जैसे आपसे ये पूछा जाए कि मिड डे मील के बारे में आप अपनी राय बताइए, क्या है? इसको एक पॉजिटिव वे में देखते हो या किस तरह से देखते हो? सर, मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही पॉजिटिव से स्कीम है सरकार की तरफ से। ठीक है। कैसे, मेरे को आप ये बताइए किस तरह से? कि एक तो सर, सरकार बच्चों का न्यूट्रिशन जो है वो हम्म चेक में रख रही है। हम्म बाकी जो बच्चे, एक तरह से मिड डे मील वाज अ टोकन, हम्म। ये दिखा के बच्चों को स्कूल में वापस लाने का काम किया गया। बिल्कुल इससे ठीक है। स्कूल में एडमिशन्स बढ़े। ठीक है। ठीक है। और हमारा जो था कि राइट टू एजुकेशन का सिस्टम था, एक जो हमारा राइट टू एजुकेशन है, उसको हम्म पूरा करने के लिए ये बहुत अच्छी स्कीम थी। हम्म क्योंकि हमारे जो शेड्यूल कास्ट है या हमारे जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको बेसिकली ये था कि खाने के लिए जब मिलने लगा तो वो खाने की एक तरह से टोकन को देख के स्कूल्स में एडमिशन हुआ, जिसके कारण उनकी पढ़ाई शुरू हुई। तो हम्म। मेरे अकॉर्डिंगली ये सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है, जिसके कारण सरकार बच्चों का अगर आप एक न्यूट्रिशन। चीज बताइए, जैसे जी अगर मैं आपसे ये कहूँ, जी अगर आपको कहीं पर ऐसा मौका मिले किसी पॉलिसी मेकर की सीट पर बैठने का, जी। तो आप ये बताइए कि आप क्या चीजें और इसमें ऐड करना चाहोगे मिड डे मील के बारे में? सर, एक तो मैं मिड डे मील का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसे हम्म चेक करना चाहूंगी। कि हम्म। क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू से बच्चों के ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा होता है, हम छोटे बच्चों को जब हम टारगेट करते हैं। दूसरे, मैं इसके अंदर जो बड़ी क्लासेस हैं उनको भी इंक्लूड करना चाहूंगी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और ठीक है। इसके अलावा और आई एक चेक द क्वालिटी ऑफ द फूड हाँ, ऑल्सो। क्वालिटी पे और एक ये दिए, जैसे हम आम तौर पर ये सुनते हैं, जैसे स्कूल के अंदर ना, जैसे जो ये खाना बनवाने का काम होता है ना, स्कूल मैनेजमेंट पर ही होता है। जी उसमें मिड डे मील कुक तो लगाए गए हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं ना मेंटेन करने का, उन चीज़ों को देखने का, लेके आने का, वो किसी न किसी टीचर की ड्यूटी होती है। उसमें वो टीचर का जो वर्क है ना, वो वहाँ पर कहीं न कहीं, कभी ना कभी तो जो उसका पढ़ाने का जो काम है, वो इससे इफ़ेक्ट होता है। जी ठीक है? तो या तो इसके लिए किसी प्राइवेट एजेंसीज़ को, जैसे दिल्ली में है, वहाँ पे खाने का दिया गया है। हरियाणा में भी जैसे कुरुक्षेत्र के अंदर है, वहाँ पे दिया गया है। इस तरह से कि प्राइवेट एजेंसीज़ हैं, वो खाना तैयार करेंगे, स्कूल के अंदर सर्व करने के लेके आएँगे। उसके बाद जो भी वहाँ पर व्यक्ति होगा, उसकी क्वालिटी को चेक करेगा। इस तरह से ये चीज़ें, थोड़ा इसमें भी सुधार होना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है? तो मिड डे मील ये है। ठीक है? जी उसके बाद आप मेरे को ये बताइए, जैसे पीएम श्री स्कूल्स के बारे में आप क्या जानते हैं? सर, पीएम श्री स्कूल्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया हुँ, है। इट हुँ, इज हुँ। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर राइजिंग स्कूल्स। प्राइम मिनिस्टर प्राइम। राइजिंग स्कूल है, ठीक है। ठीक है। अब आप हाँ, ठीक हाँ है। ये जी। नए स्कूल बनाए गए हैं या पुराने ये स्कूलों को? पुराने स्कूलों को मॉडिफाई करके उनको ठीक है। मॉडल स्कूल्स में चेंज करना है, ताकि हम डिजिटलाइजेशन कर सके, इससे स्मार्ट कौन, रूम्स। ये इनमें कौन से उससे एफिलेटेड होंगे ये? कौन से बोर्ड से एफिलेटेड है? हरियाणा बोर्ड से या सीबीएसई से? हरियाणा बोर्ड से, गवर्नमेंट नहीं, स्कूल्स। नहीं, नहीं, नहीं। ये सारे जितने भी हरियाणा के अंदर मॉडल स्कूल हैं और जितने भी पीएम श्री स्कूल्स हैं, ये सारे एफिलिएशन होगी इनकी सीबीएसई से। ओके ओके। ठीक है? तो आपने ये ध्यान रखना है सीबीएसई से। अब जैसे आप ये पूछोगे, जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए कि भी सीबीएसई से इनको करने का क्या वो है, मतलब सीबीएसई से हरियाणा बोर्ड से क्यों नहीं? बताइए। सर, इसके बारे में क्या बोल सकते हैं? इसके बारे में ये है मैडम, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक जो स्कीम है, और आप ये ओके। देखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी जो है ना, वहाँ पे जो स्कूलों की एफिलिएशन है वो किसके साथ है? सीबीएसई सीबीएसई के से। साथ है। ओके, ठीक है। ठीक है? तो आप इस तरह से इसको बता दीजिए। देखो, आप केवीएस है, एनवीएस है, ये सारे किससे एफिलेटेड है? सेंट्रल सीबीएसई। गवर्नमेंट के, जी। सीबीएसई से। ठीक है? सीबीएसई से। यहाँ पे जो बजट आएगा ना, हर साल हम्म, 1 करोड़ रुपए आएगा। अभी हरियाणा के 85 स्कूल हैं जो इसमें पीएम श्री से है। जी
और पीएम श्री में क्या किया जाएगा, इन स्कूलों के जितने भी जैसे लेटेस्ट जो ट्रेनिंग सेशन होंगे, जो चीज़ें वो पहले इन स्कूलों में इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, इनकी स्कूल के टीचर को ट्रेन किया जाएगा। बाकी इनमें एनईपी भी कह रहे हैं। एनईपी भी, हाँ, कि जो है ना उसको लागू किया जाएगा। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाएगा, क्लासेस को स्मार्ट क्लासेस और में इको तब्दील किया फ्रेंडली जाएगा। बनाने की इनकी कोशिश होगी। इको फ्रेंडली का मतलब ये है, जैसे स्कूल के अंदर जो भी लाइट यूज होने लग रही है ना, तो कोशिश होगी स्कूल के सोलर अंदर एनर्जी से। सोलर एनर्जी से, ठीक हम्म। है। और और वेस्ट जैसे मैनेजमेंट के बारे में भी वेस्ट बताया जाएगा। मैनेजमेंट के जो पानी है, बरसात का पानी, वाटर, वो जमीन के अंदर नीचे जाएगा, या इस तरह से ये, इसमें हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की वो पहले इसको इको फ्रेंडली स्कूल बनाने के लिए, इस तरह से बच्चों को पेड़ लगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जाएगा। जी। अब जैसे ट्रेनिंग सेशन की बात करें ना, जी। अब जैसे आज ही मेरा जैसे पीएम श्री, अब जैसे एससीईआरटी में कैंप लगे हुए हैं, इसमें ओके। टीचर ट्रेन करने के लिए, जैसे मास्टर ट्रेनर बनाने के लिए। ओके। अब मेरा जैसे जितने भी पीएम, मैं हमारा जो स्कूल है, मैं पीएम श्री स्कूल ही है वो, अभी इसी साल एफिलेटेड हुआ है वो इससे। तो ओके। उन्होंने आज मेरी ट्रेनिंग आई हुई थी 3 दिन के लिए गुड़गांव, कि ओके। मास्टर ट्रेनर के लिए, कि भैया जितने भी टीचर हैं उनको हमने ट्रेंड करना है इस स्कूल में जो वर्किंग है, इस तरह से। जी। तो जो भी चीजें होंगी ना वो सबसे पहले यहाँ पर इम्प्लीमेंट होंगी। ओके सर। तो पीएम श्री स्कूल के बारे में आप इतना भी बता दोगे, ये बहुत काफी है। ओके। ठीक है। उसके बाद मिड डे मील के बारे में मैंने बता दिया, पीएम श्री स्कूल्स के बारे में बता दिया। मैं आरटीई के बारे में पूछूं आपसे, आरटीई क्या है, बताइए। राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। 2001 से हमारे यहाँ पे इट वाज गिवन, और 2010 में लागू होता है। देखो, अमेंडमेंट हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 86 अमेंडमेंट था ये 2002 के अंदर। जी। तो उसमें बात की गई थी कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री निःशुल्क शिक्षा दी जाए, फ्री एजुकेशन एंड कंपलसरी। एजुकेशन दी जाए। जी। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का कंसेप्ट की बात की गई थी। जी। उसके लिए फिर जो बिल पास हुआ वो 2009 के अंदर पास हुआ। और 2010 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। हाँ, 1 अप्रैल 2010 को इसमें इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, राइट टू एजुकेशन को। इसमें इसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों की फ्री फ्री एजुकेशन एंड की बात, कंपल्सरी एजुकेशन दी। कंपलसरी की बात की गई है। इसमें मिड डे मील में किसके लिए बात की गई है, ठीक है, फ्री बुक्स और इनकी फ्री वर्दी, यूनिफॉर्म्स। हाँ यूनिफॉर्म, इनकी बात की गई है। ठीक है। जी। तो आप इतना भी बता दोगे ये काफ़ी है। ठीक है। जी अब सर, ये बत 86 अमेंडमेंट थी। हाँ हाँ 2002 में प्रपोज हुआ। हाँ 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 2009 में बिल आया, 2010 में लागू हो गया। 6 लागू, टू 14 तक ठीक है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी कंपल, जाएगी। इसके ठीक है। अंदर ही मिड डे मील आया। इसके अंदर ही फ्री बुक्स एंड फ्री यूनिफॉर्म्स। मिड डे मील तो पहले भी था इसमें, मतलब ऐसा इसके नहीं। अंदर भी था। इसके तहत फिर मैडम आप क्या कर दिया, जो पहले तो 5वीं तक था मिड डे मील, फिर 8वीं क्लास तक कर दिया। ओके। ठीक है। ठीक है। तो ये चीज आप इसको बताओगे। उसके बाद आप जैसे आरटीई का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका, मिड डे मील का के बारे में आप बता सकते हो। पीएम श्री हो गया। और पीएम से, बीमा। हाँ, पीएम श्री स्कूल के बारे में बता सकते हो आप। उसके बाद एक मैंने, हाँ, टीचिंग मेथड्स के बारे में आपने पढ़ा है कुछ, जी क्या होते हैं टीचिंग मेथड्स, मेरे को ये बताइए आप। सर, टीचिंग मेथड मतलब पढ़ाने का ढंग, एक ऐसा मेथड जिसके कारण एक टीचर और एक स्टूडेंट के अंदर कड़ी बनती है, जिसके ठीक है। कारण टीचर अपनी नॉलेज स्टूडेंट को इम्पार्ट कर सकते हैं। ठीक क्योंकि है। हमारी क्लास में एक टाइप के बच्चे नहीं होते, हमारी हम्म। क्लास में मल्टीपल टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ गिफ्टेड मल्टीपल हो टाइप सकते। के जो बच्चे होते हैं आपकी, उनकी कैटेगरी हमने, आपने कहा कि मल्टी टाइप के बच्चे होते हैं, आप मल्टीपल टाइप के बच्चों को किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, कि बताइए आप, एक तो सर किस गिफ्टेड बेसिस। बच्चे। हाँ, आपने एक, बात की है गिफ्टेड बच्चों की, गिफ्टेड बच्चों को आप छांटने का पैमाना क्या है, क्या स्केल है। अगर मैं इसको सीधा अपने कंटेंट को जब मैं डिलीवर कर रही हूँ, हम्म। अगर वो मेरे कंटेंट को इजीली कैच कर पा रहे हैं, उसके अंदर कुछ ऐड। साइकोलॉजी में क्या इसके लिए कोई पैमाना दिया गया नापने के लिए, कोई ऐसा, आई ये आईक्यू टेस्ट है क्या सर। होता है आईक्यू, फुल फॉर्म क्या होती है। आईक्यू इंटेलिजेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमें एक तो मेंटल एज की बात करते हैं, कि क्रॉनिकल ये एज की बात करते हैं। क्नोलॉजिकल एज की बात करते हैं, तो क्या होती है ये। मेंटल एज, क्रॉनिकल एज जो हमारी एक्चुअल में एज है,
और ठीक मेंटल है। एज जो हमारे दिमाग जितना समझ पा रहा है, जितना हमारे दिमाग की एज है, कॉग्निटिव लेवल कितना है हमारा। ठीक है। अगर जी। मैं आपसे ये कहता हूँ जी। कि एक 6 क्लास का बच्चा है, जी। वो 10th क्लास की जो प्रॉब्लम सोल्व कर लेता है, जी। यहाँ पे उसकी मेंटल एज कितनी है और क्रॉनिकल एज कितनी है यहाँ पे? मेंटल एज उसकी 10 है और क्रॉनिकल एज सॉरी 6 क्लास का बच्चा है वो 10th क्लास की कर लेता है। तो हम्म उसके 6 क्लास के बच्चे की जितनी एज होगी, हम्म। अगर वो हम मान लीजिए वो 12 साल का है। 12 साल का स्टैंडर्ड ये होता है। जी। और 10th और क्लास का? 10वीं हाँ। क्लास में जाएगा तो वो 16 साल का हो जाएगा, ठीक है मतलब ठीक है 16 ठीक। बटे 12, 16 बटे 12 उसका आईक्यू हो जाएगा, क्रॉनिकल एज उसकी 12 हो जाएगी और मेंटल एज उसकी 16 हो आप जाएगी। ये बताइए, ईक्यू को बेहतर मानते हो या फिर आईक्यू? अगर दोनों में जंग हो तो आप कौन सा जीते, कौन से वाला बच्चा जीते? ईक्यू सर, मुझे ईक्यू के बारे में नहीं पता। इमोशन होते हैं हमारे। मुझे लगता है सर कि डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंट तरीके से काम इमोशनल करते हैं। क्वेश्चन बोलेंगे इसको, ठीक है। ओके। जैसे, हाँ आप बताइए, आप की राय क्या है? मेरी राय में सर हम किसी एक को चूज नहीं कर सकते, हम्म दोनों हैंड टू हैंड चलते हैं। हम्म। अगर मैं सिर्फ अगर स्टडीज को आप, लेके। देखो मैं आपसे ये बात करता हूँ, कई बार हम ये देखते हैं कि बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं ना, जी। उस अगर 99, अब 96% उसके नंबर आए, जी। तब भी हम कोई केसेस में ये देखते हैं सुसाइड कर जाते हैं। जी। या कि जिंदगी के इस जो सामान्य प्रॉब्लम आती है ना, उससे पार नहीं कर पाते वो। जी। आपने देखा होगा ना उन जी। चीजों को। और एक जो मस्त होगा, जिसको चाहे 50% आए हैं लेकिन वो सारी चीजों में खुश रहेगा, यहाँ पे मजबूत कौन है इमोशनली? ये। इमोशनल क्वेश्चन। हाँ, तो मैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो ये ज्यादा फैक्टर काम करता है। ये तो आईक्यू वाला तो बाद में आएगा, ठीक है। ओके। भाई इमोशन पे ही कंट्रोल नहीं होगा आदमी का, तो वो चीजें में वो बैलेंस नहीं कर पाएगा लाइफ में। तो अगर ये पूछा जाता है तो हम ये बोलेंगे कि ईक्यू इज, पहले जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो ईक्यू आता है। जब आपका ईक्यू स्ट्रांग है तब हम आईक्यू पे जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब आप एक चीज बताइए, आपने जी। क्लास के अंदर एक बच्चे को डांट दिया, चाहे वो प्रतिभाशाली है, वो रोने से चुप नहीं हो रहा, ड्रामा कर दिया उसका, तो इसमें क्या होगा? वो उसका ये ईक्यू। उसका ईक्यू कम है। ठीक है। जी। तो इस तरह से ये चीजें अब ध्यान रखते हैं हम। आप ये बताइए, एवरेज बच्चों का क्या होगा आईक्यू? एक एवरेज बच्चे का आईक्यू होगा 90 से 100। 90 से 110 भी, इसके बारे में पता है क्या? 90 से जो, 110। हाँ, अलग अलग व्यक्तियों ने इसके बारे में अपने अलग अलग राय रखी है। एक एवरेज जो निकल के आई है ना, जो एवरेज बच्चे होंगे वो 90 से 110 तक एवरेज होंगे। 110 से अब वो प्रतिभाशाली होते हैं, वो गिफ्टेड होंगे। और कुछ होते हैं बैकवर्ड, जो 90 से बिलो होंगे। जी। ठीक है। ये बताइए, पानीपत का महत्व क्या है? पानीपत में सर 3 लड़ाइयाँ हुई हैं। आज किसी ने पूछा गया था उस लड़की से, पानीपत का महत्व बताइए। पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और पानीपत हमारी टेक्सटाइल हब है। क्या बेस- रीजन है टेक्सटाइल अब होने का? क्या रीजन है? यहाँ पे बहुत फैक्ट्रीज हैं टेक्सटाइल की, इसीलिए। नहीं वो तो है। ये हाँ, रीजन बट वो बताइए क्यों फैक्ट। है? वो हाँ, क्यों? क्यों है? आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। आप एक चीज बताइए, सबसे पहले आप मेरे को ये बताना कि जो भी प्रोडक्शन होगा, उसको बेचने के लिए हमारे को मार्केट चाहिए। जी। हमारी कैपिटल नजदीक दिल्ली है, तो दिल्ली कैपिटल है तो इसलिए, और एक मेन हाईवे पर है ये शहर। हाँ जी। ठीक है। हाँ, तो ये बताएंगे आप, देखना कि जो सबसे पहले हाईवे पर होने के कारण, जिसके कारण आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहाँ पर आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। जी। तो आपने ये बताना कि स्टार्टिंग में जब लेबर भी यहाँ पर सस्ती थी, जमीन मतलब जो इंडस्ट्री लगाने के लिए जो स्टेबल फेवरेबल कंडीशन होती है ना सारी, वो यहाँ पर थी, तो इसलिए धीरे धीरे लोग यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने लगे। और यहाँ पर हाईवे के होने के कारण इसका, अब आप ये इम्पोर्ट देखो, और एक्सपोर्ट देखो बहुत इजी हो भाई, गया। आप ये देखो, आप दिल्ली नजदीक है, इस साइड आप ये देखना भाई, आप पंजाब अगर जाना है तो पंजाब यहाँ पे ये भी है, हिमाचल भी है। मतलब ये है कि एक सेंटर पॉइंट है यहाँ से, इस तरह जी। से।
ओके। बिल्कुल इस और तरह से। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ यहाँ से शुरुआत की। हाँ ये तो, हाँ ये भी बता सकते हैं अभी हम, ठीक है। और हम्म, आपको रिफाइनरी है ना, जो आप एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, वो यहीं पे है। ओके। ठीक है, तो ये मैं भी इसके हाँ। बारे में पढ़ लूंगी सर एक बार। नहीं, ये पढ़ने की जरूरत नहीं इतनी ज्यादा वैसे। ये जो ओके। आपने बता दिया मैंने, ये तो मैं वैसे बता रहा हूँ। एशिया की ओके। सबसे बड़ी बियोली गांव है, वहां पे रिफाइनरी है ये। ओके। अभी क्या करते हो आप? तो मैं फिलहाल घर पे हूँ बस वैसे पीएचडी कर रही हूँ। ठीक है, ये बताइए लाइफ स्किल क्या होती है? तो जिनके से हमारी लाइफ इजी हो सकती है, ऐसी लाइफ स्किल्स लाइफ जो इजी। लाइफ में हमें नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम जो स्किल्स यूज करते हैं। आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग लाइफ स्किल क्या है? मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग लाइफ स्किल बताइए। कि मैं बहुत केयरिंग हूँ। मैं अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखती हूँ। आई फील सो। बिल्कुल ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है ना मेरी, या ओके। या उसके अंदर कोई भी कि मैं सर प्रॉब्लम आती, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए मेरे पास, उसमें अपने आप को, हाँ, मैं धैर्य बना। घबराती नहीं हूँ। मैं हाँ बिल्कुल ठीक लास्ट है, मोमेंट तक कोशिश करती हूँ। कि मैं उसको। लास्ट मोमेंट तक उसको टैकल करने की कर और मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेती हूँ। वो जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उसके हम्म, ऊपर से आई एम केयरिंग, आई एम ऑनेस्ट और बिल्कुल मैं ठीक है। रिलायबल पर्सन हूँ। एनईपी है जो, जी। एनईपी 2020, जी। वो किन स्किल्स की डेवलप की बात करता है? अम, सर इसके बारे में ना मुझे थोड़ा सा भी पढ़ना है एनईपी के देखो बारे में। एनईपी के बारे में मैं बताता हूँ मैं। ओके। एनईपी एक तो यही कहता है कि हमारी जो एजुकेशन है ना, वो बुक बेस्ड ना हो के हमारे अंदर कोई ना कोई स्किल डेवलप होनी चाहिए, वो 6 क्लास से, चाहे आप हम वो कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग देने की बात कर वोकेशनल, रहे हैं। उसकी बात करता है एक। एनईपी ये कहता है कि हमारे को जो भी चीजें सीखे ना, वो रियल लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट करना और यूज होना चाहिए। ओके। ठीक है। और एक ये बात की गई है, जैसे अब बीटेक करने के बाद, हम बीटेक 12th करने के बाद बीटेक करते हैं, जी। उसमें जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है। अब ये जो सॉफ्टवेयर 12th के बाद कुछ सीखते हैं, जी। सॉफ्टवेयर डेवलप करना, जो ऐप करना, जो इंजीनियरिंग करेगा, जो भी है, तो ये कहते हैं कि एनईपी 2020 कहते हैं कि आने वाला जो समय है ना, वो डिजिटल है। जी। और ओके। अगर हमारे जो स्टूडेंट हैं, वो उनकी अप्रोच इस तरह की नहीं होगी, तो वो पिछड़ जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम अपने देश देश के लिए काम करेंगे, हमारे को बाहर भी करना पड़ेगा काम। तो इसलिए बच्चों को जो कोडिंग वाला कंसेप्ट है ना, जी। कोडिंग समझते हो, कोडिंग से क्या होता है? ये जितनी भी ऐप है, हाँ। लैंग्वेज, ये सारा जी। ये किसका पार्ट है? कोडिंग का है। तो जी। हमने 6 क्लास से ही बच्चों को कोडिंग सिखानी शुरू कर देनी है, आगे चलकर वो किसी न किसी तरह की कोई, यानी कि जब बच्चा पास होके जाए, उसको कोई लैंग्वेज, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई इस तरह से सारी चीजें, उसको सारी चीजें इसमें से कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। ओके। ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये सारी इसी की स्किल है, यही तो है एनईपी की। क्रिटिकल थिंकिंग, हाँ क्रिटिकल हमारी थिंकिंग। डिसीजन मेकिंग हाँ हाँ। और और एक, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और जो एनईपी है ना, एसटीईएम की बात करता है, एसटीईएम। ठीक है। तो जो सोशली डिप्राइव्ड सेक्शन नहीं है नहीं हमारा। नहीं नहीं, एस से तो साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग अच्छा। और एम से मैथमेटिक्स। ओके। ठीक तो है। इन की बात करता है कि इन पे हमने फोकस ज्यादा करना है। ओके। ठीक है। अब आप एक चीज बताइए, एनईपी ठीक है या गलत है? अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं, एनईपी 2020 ठीक है या गलत है, तो आप बताइए क्या कहोगे मेरे इसमें? अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव स्टेप है हम्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। हम्म क्योंकि जैसे 34 सालों बाद, बिकॉज इट हम्म। वॉज नीडेड। एक तो हम ब्रिटिशर्स के बहुत इंग्लिश को हमने बहुत ज्यादा महत्व दे रखा है हमने इसमें अपनी। कितनी लैंग्वेज की बात की गई है? सर इसके अंदर पहले तो हम प्राइमरी बेसिस पे अपनी मदर टंग को प्रमोट करने की बात की गई है। हम्म। फिर अभी हिंदी। अभी इसमें फिर आगे चल के ये कहते हैं कि कितनी लैंग्वेज बच्चे को कम से कम अपने आनी चाहिए? एक हमारी मदर टंग, एक हिंदी, हम्म। हिंदी और संस्कृत, और एक इंग्लिश, एक कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। ठीक है। हाँ, इसमें 3 लैंग्वेज का कंसेप्ट रखा गया है। ठीक है। देखो मैं आपसे ये पूछता हूँ, मैं नहीं पूछा कि एनईपी क्या बेहतर है। तो
अब इसके बारे में हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो इसका विजन है सर, वो तो हमारे को जो इसके प्रिंसिपल्स हैं, जो इसमें चीजें बताई गई हैं, उसके हिसाब से तो अभी तक ये ठीक है। हाँ, ओके। उसकी जो कमियां हैं आगे चलकर पता चलेगी, कुछ अगर ड्रॉबैक हैं, कुछ चीजें हमारे को सुधार करने पड़ेंगे, जब इसमें इम्प्लीमेंट हो जाएगी तभी तो चीजें। अब एक चीज बताइए, किसी भी चीज जो अच्छी होगी या बुरी होगी वो भविष्य के अंदर तय होगा, उसके बाद जब तक वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी उसके बाद ही तो पता चलेगा ना। ओके। हम ये भी नहीं कह सकते कि सीधा ये पूरी तरह से 100% से ठीक है, वो सामने वाला कहेगा अभी तो इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ, अभी तो पेपर वर्क में ही है, फ्रेम है ये। आप मतलब जो कैसे इसका कैसे विजन है दैट इज वेरी गुड, बट हाँ, जैसे ये इम्प्लीमेंट होगी फिर वी विल उसके डिसाइड कि इसके बाद क्या हम देख। ड्रॉबैक्स आते हैं। हाँ, जैसे अब ये देखो, जैसे अगर सारी पॉलिसी होती थी, हम 1986 वाली में चेंज कर नहीं करते ना, उसको चेंज करके हम ये लेके आए हैं, कुछ वहां पे ड्रॉबैक रहे हैं। 1986 वाली को कंप्लीट करने के लिए, उसकी कुछ चीज आगे बढ़ाने के लिए एनसीएफ 2005 लेके आए हम। जी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि अभी तो इसका जो विजन है, जो है ना, वो तो जी। ठीक है, और जब इसके इम्प्लीमेंट होने के बाद इसके बारे में पता चलेगा कि हमने इसमें और क्या क्या सुधार करने पड़ेंगे। जी। ठीक है, उसके बाद एनईपी के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप ये बताइए, जैसे मिड डे मील हो गया, पीएम श्री आरटीई हो गया, और जैसे एनईपी में ये 5+ में 3+ में 4, 3+ में 4, ये क्या कंसेप्ट है? चलिए, एक तो प्राइमरी स्टेज है, पहले तो हम्म फाउंडेशन स्टेज है हमारी हम्म 5 इयर्स तक, हम्म। जो 3 से 8 इयर्स तक चलती है। ठीक है। उसके बाद 3 इयर्स हमारी प्राइमरी स्टेज, ठीक फिर है। हमारी सेकेंडरी स्टेज, फिर हमारी मिडिल स्टेज, और लास्ट में हमारी सेकेंडरी स्टेज। ठीक ये है। इसके ऊपर फोकस करता है। पहले ठीक ये है। पहले वाली पॉलिसी में हमारे पास 10+2 था, बट इसके अंदर हम प्राइमरी बिल्कुल फाउंडेशन पे, जब बच्चा बिल्कुल 3 साल का होता है तब से इसको लागू करके आंगनवाड़ी से इसको शुरू करने का हमारा विजन है एनईपी ठीक में। है। ठीक है, आप मेरे को ये बताइए, जी। ब्लूम टेक्सोनोमी के बारे में पढ़ा आपने क्या? ब्लूम टेक्सोनोमी जी पढ़ा है, क्या बट इस कितने इसमें चीजें स्टेप की बात की गई है? सर इसमें 6 लेवल्स होते हैं। ठीक है। हम पहले कोई इसमें हम एक तरह से हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, या हम किस हिसाब से सोचते हैं या किस हिसाब से हम कुछ काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये बेस्ड है। पहले हम हम्म किसी चीज को रिमेम्बर करते हैं, नॉलेज हम्म। होती है हमें, फिर हम उसे अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें साइकोमोटर की बात की गई, क्या होते हैं साइकोमोटर? साइकोमोटर होता है सर हमारी फिजिकल एक्टिविटीज सारी। ठीक है। जी। ठीक है, ये तीनों सीक्वेंस में काम करेंगे, या जो भी, जैसे तो इसमें ये था, साइकोमोटर था, एक और था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा पहले वाले का। साइकोमोटर, कॉग्निटिव और हाँ हाँ, इमोशनल। अगर किसी एक डिस्टर्ब होता है तो क्या इफेक्ट दूसरे पे होगा? बिल्कुल सर, अगर हमारे नॉर्मली सी बात है, अगर हमारे इमोशंस एक टाइम पर बैलेंस नहीं है तो मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मेरा दिमाग किसी नॉलेजेबल चीज में काम नहीं करेगा। अगर ठीक मैं है। साइकोमोटर, मेरी फिजिकल एक्टिविटी, मेरी बॉडी को किसी टाइप का कोई ट्रॉमा है तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होती है? लर्निंग डिसेबिलिटीज, जैसे वो डिसेबिलिटीज जिसके कारण हमें लर्निंग में या कोई भी काम करने में दिक्कत आती है, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्ग्राफिया है। अगर डिस आपके मैथमेटिक्स में बात करें तो डिस्कैलकुलिया की बात करते हैं हम। जो नंबर्स, हम मैं नंबर्स को नहीं बोल पा रही हूँ, मैं नंबर्स को नहीं ज्ञान कर पा रही हूँ ढंग से, तो ठीक है, दैट इज जस्ट कैलकुलिया। मैथमेटिक्स के अंदर फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होते हैं? सॉरी। मैथमेटिक्स में हम ये कहते हैं कि ये फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, कौन जी। कौन से होते हैं वो? प्लस माइनस, ठीक है, डिवीजन, साथ मल्टीप्लिकेशन। साथ कौन से चलेंगे इसमें, साथ साथ कौन सा चलेगा? प्लस और माइनस, जैसे हम्म, साथ साथ कौन सा चलेगा इन द सेंस मुझे। मतलब एक के बाद हम दूसरे, साथ के साथ का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको अब एडिशन सिखा दी, जी। एडिशन के बाद मैं डिवीजन सिखाऊं, या फिर मैं नहीं, आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाऊं? एडिशन के साथ हम सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, नहीं। फिर अब देखो, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। हाँ, अब मैं कहता हूँ 4 + 4 + 4 = 4, कितने हुए ये? 12 हुए। ठीक ठीक है, है, ओके। यहाँ से ये कंसेप्ट इसके साथ के साथ चलेगा, फिर हम 4 गुणा में 4 इंटू 3 थ्री।
हाँ फोर हाँ, इंटू थ्री ट्वेल्व इस तरह से ये बात करते हैं हम ये। ओके ठीक है, ठीक जब है। उसमें हम बात करते हैं ना, क्या मैथमेटिक्स की अपनी लैंग्वेज होती है? मैथमेटिक्स आप मतलब कुछ वैसे नहीं है, दे आर नंबर्स, बट उनको हम जब डिक्टेट करते हैं तो भी हमें कोई इंग्लिश और हिंदी नेटिव लैंग्वेज चाहिए उसको बताने नहीं, के लिए। मैथमेटिक्स के जो सिंबल होते हैं, अब आपने क्या है न, मैं एक तो ये करता हूँ कि ऐड ऐड कीजिए, मैं ऐड लिखूंगा, लेकिन उसकी बजाय मैं क्या कर दूंगा, 4 जमा प्लस। प्लस का निशान ये लगा दिया, ये इसका ओके सिंबल, ये लैंग्वेज नहीं है इसकी। तो ओके मैथमेटिक्स की अपनी लैंग्वेज होती है, ठीक है। ओके। अब आप ये बताइए, जैसे ये प्लस है, माइनस है, ठीक है, ये सारे जो है ना, ये इक्वल का साइन है, ये सारी मैथमेटिक्स की अपनी लैंग्वेज है, जो सिंबल है ना इसके, सारी ये लैंग्वेज का पार्ट है इसके। ओके ओके। ठीक है। आप मेरे को एक और ये चीज बताइए, जैसे अगर आपको अपने स्टूडेंट को फील्ड ट्रिप पे लेके जाना है, जी। तो कहाँ पे लेके जाओगे? आप मैथमेटिक्स के टीचर हो, कहाँ पे लेके जाओगे? बताइए। मैं किसी भी साइंस उसमें कपूरथला लेके जा सकती हूँ उन्हें। हम्म साइंस जहाँ पे साइंस पार्क है वहां लेके हम्म जा सकती हूँ। हम्म। वहां पे बहुत वहां पे बहुत सारे वो लगे हुए हैं, मतलब प्रेजेंटेड है कि ये मैथ्स का ये काम हुआ हुआ है एंड ऑल दैट। ठीक है, ठीक है। साइंस आप, सिटी लेके जा सकती हूँ। ठीक है। बाकी मैथ्स से मुझे अगर फील्ड में लेके जाना है तो मैं वो क्लास में ही बता सकती हूँ कि मैथ्स डे टू डे बेसिस में हर एक चीज में मैथ्स काम आ रहा है। ठीक है। एवरीथिंग इज अ फील्ड इन मैथ्स। आप आप दुकान पर जा रहे, आप स्कूल का दैट इज अ फील्ड। प्लेग्राउंड भी दिखा सकते हैं कोई, भाई आप प्लेग्राउंड में भी ले जा सकते हो, उसमें जो भी चीजें हैं प्लेग्राउंड में, आप सारा तो मैथ्स तो होता है, जितना भी ग्राउंड बनेगा वो जी। उसकी डायमेंशन होती है, वो चीजें भी आप बता सकते हो। ठीक है। मैं नॉर्मल उनको एक कोई कुछ भी एक बॉल लेके भी समझा सकती हूँ, दिस इज फेयर, इसका ये है, एवरीथिंग इज मैथ्स। ठीक है, या चलो ये बताइए, मैथमेटिक्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 12 दिसंबर, दिसंबर 22 दिसंबर। बाईस ये दिसंबर सर एक बार फोन आया हुआ, देखना किसको, 22 दिसंबर को 22 दिसंबर। क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम? रामानुजन का बर्थडे होता है, श्रीनिवास रामानुजन ठीक है, का। चलो, आज 10 दिसंबर है, कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं हम? सॉरी, बताइए, नो बताइए। वन, नहीं, नो आइडिया। ये हम एक सबसे बड़ा अवार्ड्स कहते हैं, पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार कहते हैं। ओके। ये एल्फ्रेड नोबेल के बारे में सुना होगा आपने। जी, जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार नोबेल दिया जाता पुरस्कार दिया जाता है, तो है। जी। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। ओके। तो इसी कारण से आज ही के दिन ना, वो एक केमिकल इंजीनियर भी थे और साइंटिस्ट भी थे, तो उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी थी, उनसे रॉयल्टी आती है। तो ओके। उनकी कोई फैमिली थी नहीं, तो उन्होंने ये कहा, लिखा था अपने विल में, इससे जो भी पैसा आएगा ना, वो आप 5 फील्ड के अंदर आपने उसको लगाना है। एक तो बात की थी उन्होंने फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, फिर उसके बाद बायोलॉजी, और ये क्या बोलते हैं, बायोलॉजी, मेडिसिन, या मेडिसिन। इस, हाँ बायोलॉजी इसी में आ जाती है इसमें, एक पीस की और एक लिटरेचर की, ओके ये थे। उसके बाद फिर इन्होंने जोड़ दिया ये इसको, इकोनॉमिक्स को। ओके। चलो ये बता देना, मैथमेटिक्स का नोबल किसको कहते हैं? फील्ड्स मेडल को। किसको? फील्ड मेडल को। अच्छा जी, मैंने तो पहली बार सुना। एबल पुरस्कार भी तो होता है एक, कौन सा होता है सर? एबल पुरस्कार। एप्पल। एबल, एबल। एबल। हाँ, ओके। इसको सुना बट वो आपने? एबल सुना है, बट मुझे वो हमारे एक दिल्ली के एक पर्सन है, सॉरी जयपुर के, उनको फील्ड्स मेडल मिला था, वो हर 4 साल बाद मिलता है। अच्छा जी, एंड जी। ठीक है। आप ये बताइए, आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ से है? मेरी क्वालिफिकेशन सर, ना प्लेस का नाम तो नहीं बताना, या नहीं, बता मैं सकते? वैसे वैसे पूछ रहा हूँ मैं। ओके। सिरसा से है सर। सिरसा गवर्नमेंट, कौन से कॉलेज से? गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा से मेरी बीएससी है। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स सीडीएलयू से कैंपस से मेरी एमएससी है। ठीक है। और नेशनल कॉलेज से ही मेरी वो है, बीएड है। बीएड। जी। बीएड 2 साल की क्यों की गई है?
जी, 2 साल की क्यों की गई है? हाँ भाई, एक से भी चल जाता काम। ताकि क्योंकि सेकेंड ईयर में हमें 4 महीने की ट्रेनिंग लगती है, सेकेंड ताकि ईयर में हम पूरे 2 साल में, दोनों सेशन में दोनों 140। सेश हाँ, 140 दिन की लगेगी दोनों सेशन में। जी, फर्स्ट ठीक। फर्स्ट सेशन में हाँ। हमारी लगी थी 14 दिन की, दूसरे में ईयर में हमारी लगी थी 4 महीने की। तो बेसिकली सब कुछ अच्छे से, क्योंकि एक अच्छा टीचर तैयार करने के लिए, आई गेस। ठीक है। जी। चलो, आप एक चीज और बताइए मेरे को। आप बिल्कुल ठीक बताया आपने, अच्छा टीचर तैयार करने के लिए आपने माइक्रो टीचिंग की होगी वहां पे। जी। क्या होती है माइक्रो टीचिंग? जब हम एक लेसन, छोटा लेसन प्लान वो प्रेजेंट करते हैं एक तरह से, हम्म। कि हम सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव बताते हैं, हम एक मैक्रो टीचिंग पहले होगी या माइक्रो? माइक्रो पहले होगी। ठीक है। इसमें आप किन को पढ़ाओगे? पीयर ग्रुप पे, इसमें उसमें सॉरी, आपके पीयर क्लास के। ग्रुप्स को। हाँ, आपके क्लासमेट ही होंगे। जी। ठीक है, नहीं तो कई बार हो सकता है रियल के भी कुछ बच्चे मिल जाए, नहीं तो आमतौर पर हम वो होते हैं ना। हाँ और जी, इसकी पीयर ग्रुप्स को पढ़ाया जाता है ड्यूरेशन माइक्रो कितनी टीचिंग, होती है? क्लास में ड्यूरेशन। ही रिप्रेजेंट करते हैं हम हाँ, बीएड में। ड्यूरेशन कितनी होगी इसकी? 15 मिनट। ठीक है। और जो मैक्रो टीचिंग होती है वो कहाँ पे होगी? वो एक रियल क्लासरूम एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर में पूरा लेक्चर प्लान तैयार करके जाएंगे हम। फुल एक पूरा पीरियड लेंगे, एक तरह से एक पूरी क्लास लेंगे, चलो कुछ ठीक है। 35 से 40 मिनट की। चलो, ये बताइए जैसे आपकी क्लास का एक बच्चा है, जी। आपको पता चलता है कि ये नशा करता है, धूम्रपान करता है और कई बार शराब भी पी लेता है, 11th या 12th का बच्चा है, तो आप जी क्या करोगे? सर, जैसे मैं मुझे पता चलेगा, आई टेक इट इनटू नोटिस। मैं उसे बिठाकर उससे आराम से इसके बारे में नेगेटिव इफेक्ट्स बताऊंगी उसको इसके, कि ये हम्म। नहीं करना चाहिए। मुझे पता है हम्म। इस एज में हम ज्यादा अगर किसी बच्चे को स्ट्रिक्टनेस सिखाते हैं तो वो हमारे एंटी ही जाता है। कौन तो सी एज होती है ये? कौन सी एज है? 9th जो 11th 12th के बच्चे? एडोलसेंस सर, ठीक है। एडोलसेंस, एज ऑफ इसमें क्या स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग। क्या तो चीज एक होती है इसमें? एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे हमारे फिजिकल चेंजेस बॉडी में बहुत आते हैं, हमारे इमोशनल चेंजेस बहुत आते हैं। तो बेसिकली मैं उस बच्चे को बिठा के उसको आराम से उसका मार्गदर्शन करूंगी कि ये चीज नहीं करनी चाहिए। एक रोल मॉडल्स उसको सोसाइटी के बारे में बताऊंगी कि ये चीजों का ये परिणाम हो सकता है। उसके फादर और मदर को, उनके पेरेंट्स को इंक्लूड करूंगी इसके अंदर बाय अ मेथड, ताकि उसके ऊपर एक निगरानी रखी जा सके कि हम उसे इस टाइप से रोक रोक सकते हैं। किस आई डिस्कस ठीक इट है। विद देम। और जैसे कुछ काउंसलर होते हैं, काउंसलिंग करने के लिए आते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा भी अपॉइंट किया जाता है, कई एनजीओ से भी आते हैं, ओके। तो हम उनके भी सेमिनार लगवा सकते हैं या उनसे भी कई बार इसके बारे में सहायता ले सकते ले जी। सकते हैं। ठीक है। जी सर। चलो, आपकी क्लास, आप किसी गांव में पढ़ाते हो, जी। और गांव में से कोई पेरेंट्स आता है, ये कहता है कि आप हमारी लड़की के साथ भेदभाव करते हो और आपसे झगड़ने की कोशिश करता है, तो क्या करोगे? तो पहले तो मैं उनको आश्वासन दिलाऊंगी कि मैं कोई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रही हूँ। आई टॉक टू द स्टूडेंट, उसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। बाय चांस मेरे किसी बिहेवियर से ये शो हुआ है बच्चे को कि मैं उसके तरफ बायस्ड हूँ, उसके अगेंस्ट बायस्ड हूँ। आई ट्राई टू टेक इट इनटू कंसिडरेशन, आई मेक देम ओके विद द फैक्ट कि कोई बायसनेस मेरे अकॉर्डिंगली नहीं आई है। और फिर भी अगर मुझे कुछ पॉइंट आउट लगता है कि मेरे बिहेवियर के कारण कुछ ऐसा इम्पैक्ट हो रहा है, तो आई ट्राई टू इम्प्रूव दैट। ठीक है। या ठीक है। और आप ये बताइए जैसे आपकी क्लास में जी। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा शोर करते हैं। जी। ठीक है, आपने कई बार कोशिश की है उनको समझाने की, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते, तो आप क्या करोगे? क्या अप्रोच पर्टिकुलर रहेगी? पर्टिकुलरली सर, जो मेरे पास क्लासेस होंगी
जैसे अगर मैं पीजीटी के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो वो +1 +2 9 10th के अकॉर्डिंगली होगी, जो एडोलसेंस एज है जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। और इसमें अगर आप बच्चे शोर मचा रहे हैं तो मेरा एज अ टीचर, एज अ फैसिलिटेटर ये काम है कि मैं उस एनर्जी को चैनलाइज करूँ किसी और चीज में, वो शोर को कम करके वो कुछ प्रोडक्टिव कर सके। मैं उनको जिम्मेदारी दे सकती हूँ कोई, कि आपको ये काम करना है, कोई पर्टिकुलर टास्क अपॉइंट कर सकती हूँ उनको ठीक उनको है। मतलब उनको एक तरह से मॉनिटर का काम भी दे सकती हूँ कि आपको ये देखना कि कौन बोल रहा है, हु इज मेकिंग नॉइसेस। आई ठीक हैव है। टू आई गिव देम एक्टिविटीज ताकि उनकी एनर्जी में चैनलाइज करके किसी प्रोडक्टिव काम में लगा सकूं। ठीक है। अगर एक बार समझाने के बाद वो नहीं सेट हो रहे हैं तो आई हम्म। टेक अ स्टेप फर्दर। चलो ठीक है। जी आप घर पे आए हुए हो और आपको फोन आता है स्कूल मैनेजमेंट से, प्रिंसिपल की तरफ से या किसी, कि कल हमारे स्कूल के अंदर ये एक फंक्शन है, इसको रिलेटेड कोई हमने एक प्रोग्राम करना है जी और हमारे पास बहुत कम टाइम है, जी तो आप कैसे मैनेज करोगे? आपको सही। लगभग पहले दिन पता चला है छुट्टी से आने के बाद 3:30 या 4 बजे घर पे आए और कल मॉर्निंग में ही आपको ऑर्गेनाइज करना है उसको, तो किस तरह से मेंटेन करोगे आप? सर आई लव टू मैनेज इट। मैं जैसे जिस हिसाब का प्रोग्राम होगा, अगर मैं हम्म। उसकी ऑर्गेनाइजर, मुझे उन्होंने अपॉइंट किया है, तो हम्म। आई मेक इन टू जितना भी टाइम मेरे पास होगा उसके अंदर मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगी। हम्म। क्योंकि मेरे अंदर ये, हमने जब लाइफ स्किल्स की बात की थी तो हम इसी के ऊपर ही आए थे कि आई हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। तो इफ दिस प्रॉब्लम्स अराइजेस तो आई मेक एफर्ट्स टू डू द वर्क अकॉर्डिंगली। ठीक है। क्या जी इसमें अकेले मैनेज कर पाओगे? अपने स्टाफ मेंबर किसी की साथ मेरे की जी, हम सहायता नहीं लेंगे? अगर मैं अपॉइंटेड हूँ एज अ हम्म। ऑर्गेनाइजर तो आई हम्म। ट्राई टू कंटेक्ट विद माय कलीग्स कि उनको मैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स का जो भी उसके अंदर नीडेड होगा उसके हम्म। अंदर उनको अपॉइंट करूंगी कि आप ये वाला चीज देखिए, आप ये वाला चीज देखिए। हम्म। एंड आई पर्सनली देखो, लुक। स्कूल में कोई भी एक्टिविटी होती है ना, वहाँ पे एक टीम की तरह काम करते हैं हम वहाँ पे। ओके ठीक है, वहाँ पे अकेले हम ये नहीं कर सकते कि सारी चीजें मैं ही करूंगा, वहाँ पे बच्चों को भी एक टीम वर्क के तौर पर काम लिया जाता है। और जब भी कोई इस तरह का फंक्शन वगैरह होगा ना, तो जी हम वहाँ पर जिम्मेदारियां बटी हुई होती हैं। ठीक है। ओके तो ओके हम मैं अपने साथियों से जो भी मेरे वहाँ पे स्कूल के अंदर हैं, उनका सहयोग लेते हुए हम काम को एक तालमेल बैठाते हुए तब उसको हम अच्छी तरह हाँ। से कर पाएंगे। तो जब हमारे पास एक टीम होगी वो कम टाइम को हम अच्छे से यूटिलाइज करके सारा काम हम्म। खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है। तो मैडम, आज आपने क्या करना है? आज आपने जो क्लासेस है ना अपनी, जी तो एक तो सारी क्लासेस देख लेना। कल जी रखेंगे आपका 14 तारीख को है ना आपका? जी मॉर्निंग। तो 11 12 13, तो आपके 3 दिन लगातार मॉक इंटरव्यू रहेंगे अभी। जी ठीक है, एक सेशन में आपका और ले दूंगा कल। आप स्कूल जाते हो? नहीं नहीं, घर पर ही हूँ। पता नहीं मैडम क्या कह रहे थे कि स्कूल गए हुए हैं वो, तो मैं कह रहा था आज मैंने मैडम को बोला था